हाय एवरीवन, सभी छात्रों को स्टडी आईएएस विथ आर के यादव में स्वागत है। जैसा कि मैं आज यूपीएससी आईएएस मेंस 2016 जीएस पेपर 2 से क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ये हमारी प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को तैयार कर लिया है तो हम ये दावा कर सकते हैं कि हम बेहतर तरीके से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। हमको कहीं से किसी भी प्रश्न को लिखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बच्चों, मैं यूपीएससी आईएएस मेंस 2013 से लेकर अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सबको मैं क्रमबद्ध तरीके से करवा रहा हूं, बशर्ते आपको पढ़ना है। अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभाविता तथा शासकीय तंत्र में जन सहभागिता अन्योन्याश्रित होती है। भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले हम प्रश्न में भूमिका लिखेंगे, भूमिका के बाद मुख्य भाग लिखेंगे, मुख्य भाग के बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। हम सीधे भूमिका पर चलते हैं। भूमिका है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकारी तंत्र की प्रभाविता, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस तथा जन सहभागिता, पब्लिक पार्टिसिपेशन एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभावी शासन नागरिकों के विश्वास को बढ़ाता है जबकि सक्रिय जन सहभागिता नीतियों को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी एवं समावेशी बनाती है। क्योंकि हमको 3 घंटे में 20 प्रश्न करने होते हैं, इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर को देने का प्रयास करें। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। भारत में दोनों के मध्य संबंध निम्न प्रकार से परिलक्षित होता है। पहला पॉइंट है, नीति निर्माण में सहभागिता, ग्राम सभा, जन सुनवाई एवं सार्वजनिक परामर्श जैसी व्यवस्थाएं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाने में सहायक हैं। दूसरा पॉइंट है, जवाबदेही एवं पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आरटीआई, सामाजिक अंकेक्षण तथा नागरिक चार्टर सरकारी कार्यों की निगरानी को सुदृढ़ करते हैं। तीसरा पॉइंट है, सेवा वितरण में सुधार, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन तथा टीकाकरण अभियानों की सफलता जन सहभागिता पर आधारित रही है। चौथा पॉइंट है, विकेंद्रीकृत शासन, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों ने पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर नागरिकों की भागीदारी बढ़ाई है। पांचवा पॉइंट है, विश्वास एवं वैधता, जब नागरिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो शासन की वैधता तथा नीतियों की स्वीकार्यता बढ़ती है। अब हम चुनौतियां देखें, क्या क्या चुनौतियां हमें सामने देखने को मिलती हैं। जागरूकता का अभाव, डिजिटल विभाजन, नौकरशाही जटिलताएं तथा सामाजिक आर्थिक असमानताएं प्रभावी जन सहभागिता में बाधक हैं। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। अतः सरकारी तंत्र की प्रभाविता और जन सहभागिता परस्पर निर्भर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के अनुरूप सहभागी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था ही भारत में सुशासन और लोकतंत्र को सुदृढ़ कर सकती है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी
इंटरनेशनल की ईमानदारी सूचकांक में भारत काफ़ी नीचे के पायदान पर है। संक्षेप में उन विधिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए जिनके कारण भारत में सार्वजनिक नैतिकता का ह्रास हुआ है। ये हमको 2016 के करंट से अपडेट करके क्वेश्चन को पूछा गया, इसलिए हमको आज की करंट से अपडेट करना पड़ेगा। भूम क्या है? सार्वजनिक नैतिकता, पब्लिक मॉरलिटी, प्रशासन, राजनीति तथा सामाजिक जीवन में ईमानदारी, उत्तरदायित्व और लोकहित की भावना को अभिव्यक्त करती है। ट्रांसपेरेंसी। इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की अपेक्षाकृत निम्न स्थिति यह संकेत देती है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान हैं। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। विधिक कारक देखेंगे। न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब तथा कम दोषसिद्ध दर हमें देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार निरोधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन का अभाव देखने को मिलता है। नियामक संस्थाओं की सीमित स्वायत्तता है। अब हम राजनीतिक कारक देखेंगे। राजनीति का अपराधीकरण, चुनाव में अत्यधिक धन एवं बाहुबल का प्रयोग, संरक्षणवाद एवं भाई भतीजावाद देखने को मिलता है। अब हम आर्थिक कारक देखेंगे। क्या क्या आर्थिक कारक हैं? आय एवं अवसरों की असमानता हमें देखने को मिलती है। लाइसेंस, परमिट तथा ठेकों में भ्रष्टाचार की संभावना है। उपभोक्तावाद एवं त्वरित धनार्जन की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। अब हम चौथा पॉइंट देखेंगे, सामाजिक कारक। नागरिक जागरूकता और नैतिक उत्तरदायित्व की कमी, भ्रष्टाचार के प्रति सामाजिक सहिष्णुता, जात, समूह एवं व्यक्तिगत हितों को लोकहित में प्राथमिकता आदि। अब हम सांस्कृतिक कारक पर चलते हैं। क्या क्या सांस्कृतिक कारक हो सकते हैं? उपहार, कृपा एवं व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित कार्य संस्कृति, नैतिक शिक्षा एवं मूल्यों का क्षरण, सफलता को साधनों के बजाय परिणामों से मापने की प्रवृत्ति आदि। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। सार्वजनिक नैतिकता के पुनरुत्थान हेतु पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, नैतिक शिक्षा, चुनावी सुधार तथा संस्थागत जवाबदेही को सुदृढ़ करना आवश्यक है। सुशासन, गुड गवर्नेंस और नागरिक नैतिकता का समन्वय ही भारत को अधिक ईमानदार एवं उत्तरदायी लोकतंत्र की दिशा में अग्रसर कर सकता है। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न जो जो पूछ रहा है उसके अनुसार, उसी के अनुरूप में हमें उत्तर को देना है। क्या है? क्या भारतीय सरकारी तंत्र ने 1991 में शुरू हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की मांगों के प्रति पर्याप्त रूप से अनुक्रिया की है? इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के प्रति अनुक्रियाशील होने के लिए सरकार क्या कर सकती है? अब हम भूमिका पर चलेंगे। 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत को नियंत्रित अर्थव्यवस्था से बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर किया। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने सरकारी तंत्र से अधिक दक्षता, पारदर्शिता तथा नागरिक केंद्रित प्रशासन की अपेक्षा की। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सरकारी तंत्र की अनुक्रिया देखते हैं क्या क्या है। पहला पॉइंट है नियामक संस्थाओं का विकास। सेबी, TRAI, ट्राई, CCI जैसी संस्थाओं को सशक्त किया गया। दूसरा पॉइंट है ई गवर्नेंस का विस्तार। डिजिटल इंडिया, GSTN, DBT तथा JAM ट्रिनिटी के माध्यम से सेवाओं की दक्षता बढ़ी है। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय सुगमता में सुधार।
लाइसेंस परमिट, राज्य में कमी तथा एकल खिड़की प्रणाली का विकास। चौथा पॉइंट है निजी क्षेत्र की भागीदारी। पीपीपी मॉडल विनिवेश एवं अवसंरचना विकास को बढ़ावा। हम सीमाएं देखें, क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। नौकरशाही की जटिल प्रक्रियाएं एवं लाल फीताशाही। नीति क्रियान्वयन में राज्यों के बीच असमानता देखने को मिलती है। नियामक संस्थाओं की क्षमता एवं स्वायत्तता संबंधी चुनौतियां हमें देखने को मिलती हैं। कौशल नवाचार तथा श्रम सुधारों में अपेक्षित प्रगति का अभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम आगे की दिशा देखें, क्या क्या आगे की दिशा हो सकती है। पहला है प्रशासनिक सुधार एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण। दूसरा पॉइंट है डिजिटल शासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवा वितरण का विस्तार। तीसरा पॉइंट है नियामक संस्थाओं की स्वतंत्रता एवं जवाबदेही बढ़ाना। चौथा है सिविल सेवकों का सतत कौशल उन्नयन। पांचवा पॉइंट है सहकारी संघवाद एवं निवेश अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहन देना। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। भारतीय सरकारी तंत्र ने एलपीजी सुधारों के अनुरूप उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं, परंतु वैश्विक प्रतिस्पर्धा की नई चुनौतियों के संदर्भ में अभी और सुधार आवश्यक है। न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन की भावना के अनुरूप दक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन ही भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में सहायक होगा। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न है पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना और संस्कृति ने भारत में सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बाधा डाली है, टिप्पणी कीजिए। तो हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार भूमिका के लिखेंगे। भूमिका है मैक्स वेबर के अनुसार अधिकारी तंत्रीय प्रशासनिक दक्षता का प्रमुख साधन है, किंतु भारत में औपनिवेशिक विरासत से विकसित पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संरचना एवं संस्कृति अनेक बार विकासोन्मुख प्रशासन के बजाय नियम केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देती रही है, जिससे सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में बाधाएं हैं। क्या क्या बाधाएं हैं। पहला है अत्यधिक केंद्रीकरण है। अब मुख्य भाग पर चलते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास में बाधाएं हैं। पहला है अत्यधिक केंद्रीकरण। निर्णय लेने की शक्तियां शीर्ष स्तर पर केंद्रित होने से योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। दूसरा पॉइंट है लाल फीताशाही। जटिल प्रक्रियाएं निवेश, उद्यमिता तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को कम करती है। अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे नियम प्रधान दृष्टिकोण। परिणामों की अपेक्षा प्रक्रियाओं पर अधिक बल होने से नवाचार और दक्षता बाधित होती है। चौथा पॉइंट है जन सहभागिता का अभाव। नागरिकों की आवश्यकताओं और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय नहीं हो पाते हैं। पांचवा पॉइंट है उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता की कमी। भ्रष्टाचार और संसाधनों की अक्षमता बढ़ती है। अगला पॉइंट है परिवर्तनों के प्रति प्रतिरोध। नई तकनीकों, ई गवर्नेंस तथा प्रशासनिक सुधारों को अपनाने में धीमापन रहता है। अब हम सकारात्मक पक्ष के बारे में देखें। क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं। प्रशासनिक स्थिरता, विधि का शासन तथा नीति निरंतरता सुनिश्चित करने में अधिकारी तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरा पॉइंट है अनेक विकास कार्यक्रमों जैसे आधार, टीकाकरण अभियान एवं डीबीटी की सफलता में भी प्रशासनिक तंत्र का योगदान रहा है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। पारंपरिक अधिकारी तंत्रीय संस्कृति ने विकास प्रक्रिया में कुछ बाधाएं अवश्य उत्पन्न की है, परंतु समाधान अधिकारी तंत्र को कमजोर करने में नहीं बल्कि उसे
नागरिक केंद्रित, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने में निहित है। यही सुशासन और समावेशी विकास की कुंजी है। अब हम आज का लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिए तथा इसके क्रियान्वयन की परिस्थिति पर प्रकाश डालिए। अब सबसे पहले भूमिका लिखेंगे राष्ट्रीय बाल नीति के बारे में। भारत विश्व की सर्वाधिक बाल आबादी वाले देशों में से एक है। बच्चों के सर्वांगीण विकास, संरक्षण तथा सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय बाल नीति 2013 नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 अपनाई गई। यह नीति बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य संपदा मानते हुए उनके अधिकार आधारित विकास पर बल देती है। अब हम मुख्य भाग पर चलते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति के प्रमुख प्रावधान। पहला है जीवन, अस्तित्व एवं विकास का अधिकार सुनिश्चित करना। दूसरा पॉइंट है स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता। तीसरा पॉइंट है गुणवत्तापूर्ण एवं समावेशी शिक्षा तक समान पहुँच। अगला पॉइंट है शोषण, तस्करी, बाल श्रम एवं हिंसा से संरक्षण। पांचवा पॉइंट है विशेष रूप से बालिकाओं, दिव्यांग एवं वंचित बच्चों के हितों की रक्षा करना। अगला पॉइंट है बच्चों की भागीदारी एवं अभिव्यक्ति के अधिकार को प्रोत्साहन देना। सातवां पॉइंट है विभिन्न मंत्रालयों तथा संस्थाओं के बीच समन्वित बाल केंद्रित शासन की व्यवस्था। और हम क्रियान्वयन की परिस्थिति के बारे में देखें। सबसे पहले सकारात्मक पहला है समग्र शिक्षा अभियान, पोषण अभियान, मिशन वात्सल्य तथा पीएम पोषण जैसी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। अगला पॉइंट है बाल संरक्षण हेतु पोक्सो अधिनियम 2012 और जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम 2015 का प्रभावी ढांचा हमें देखने को मिलता है। तीसरा पॉइंट है शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी तथा विद्यालयी नामांकन में वृद्धि हमें देखने को मिलती है। अब हम चुनौतियों के बारे में देखें क्या क्या चुनौतियां हैं। कुपोषण, बाल विवाह और बाल श्रम की समस्या अभी भी विद्यमान है। दूसरा पॉइंट है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच सेवाओं की गुणवत्ता में असमानता हमें देखने को मिलती है। तीसरा है बाल संरक्षण संस्थाओं में संसाधनों एवं मानव बल की कमी हमें देखने को मिलती है। चौथा है योजनाओं के प्रभावी समन्वय एवं निगरानी का अभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। राष्ट्रीय बाल नीति बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संसाधनों में वृद्धि, संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरण तथा समुदाय आधारित निगरानी को बढ़ावा देना आवश्यक है, जिससे प्रत्येक बच्चे का समग्र एवं समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके। STIS में धन्यवाद।